Hello friends. So today we'll be discussing the topic of Criminal Procedure Identification Bill 2022. ये टॉपिक हम पढ़ेंगे एंड ये टॉपिक हम क्यों पढ़ेंगे क्योंकि आपका बजट सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का और वहां पे आपको पता है नए बिल्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, पास करे जाते हैं। तो ये बिल आपका रिसेंटली अभी लोकसभा में आपका इंट्रोड्यूस करा था, तो लोकसभा में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो गए इस कंटेक्स में, और ये हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ये आर्टिकल आया था। तो अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने शायद ये आर्टिकल पढ़ा होगा, फ्रंट पेज पे था। तो इस कंटेक्स्ट में बिल आया, काफी सारी इसकी प्रोविजंस थी और ओपोजिशन पार्टीज ने क्रिटिसाइज करा था। और अगर हम इसकी प्रोविजंस देखें तो बहुत सारी प्रोविजंस हैं। सो फ्रेंड्स, आई विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन अ 3C अप्रोच, that is comprehensive, concise and contemporary. Comprehensive means I'll be covering this topic from the prelims as well as from the mains point of view, but in a very concise manner. And contemporary तो है ये टॉपिक क्योंकि रिसेंटली हुआ था, तो जो भी इश्यूज है और पास्ट में भी कुछ पॉइंट्स इसके साथ रिलेटेड है वो मैं आपके डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि अभी मार्च 28 को ही लोकसभा में ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल आपका इंट्रोड्यूस करा गया था। अभी इसके हम फीचर्स अभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट जो मेन आपका इसका पॉइंट है, द बिल प्रोपोजेस टू अलाउ द पुलिस एंड प्रिजन अथॉरिटीज, बोथ पुलिस एज वेल एज प्रिजन अथॉरिटी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो इन्वॉल्व रहती हैं, टू कलेक्ट एंड स्टोर एंड एनालाइज। तो ऐसा नहीं कि नॉर्मली इन्होंने बस ये 3 टर्म्स अलग लिख दिए, कलेक्ट भी करता है, स्टोर कर सकता है काफी टाइम तक, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, एंड इवन एनालाइज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स इंक्लूडिंग रेटिना एंड आइरिस स्कैन्स। तो आपकी जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स होते हैं, आपके बहुत सारे होते हैं, तो उसको ये कलेक्ट कर सकता है, स्टोर कर सकता है और एनालाइज कर सकता है। तो ये आपकी प्रिजन एंड पुलिस अथॉरिटीज को आपको ये आपकी परमिशन देता है। तो इसने काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। तो अभी हम इसका पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, अगेन प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये किस एक्ट को रिप्लेस करने की बात कर रहा है। द बिल विल रिप्लेस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। तो ये एक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन द बिल दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस एक्ट। अब देखते हैं प्रीलिम्स या मेंस तक ये रिपील होता नहीं आता, पर इन केस इवन इफ इट गेट्स रिपील्ड with the coming of this bill, a question can be asked about the provisions. So मैं इस एक्ट की प्रोविजंस और जो इस बिल की प्रोविजन है उनको कंपेयर करके आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया, इट ऑथोराइज द एक्ट ऑथोराइजेस द कलेक्शन ऑफ सर्टेन आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफाइड पर्सन सच एज कन्विक्ट्स फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। तो इसमें आपकी कुछ आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे फिंगरप्रिंट्स वगैरह हो गए, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं क्रिमिनल्स का। दिस बिल एक्सपैंड्स द एम्बिट ऑफ सच डिटेल्स एंड पर्संस हुज डिटेल कैन बी टेकन। And also it authorizes the NCRB, National Crime Records Bureau. In case I ask a question from you that National Crime Records Bureau कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन सी एजेंसी के अंदर ये आपका आता है बॉडी? तो करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो उसके अंदर ही ये आपकी जो बॉडी है, सो द बिल ऑथोराइजेस NCRB टू कलेक्ट, स्टोर एंड प्रिजर्व दीज डिटेल्स। तो ये मैंने आपको बताया था। अगर समरी इसकी हम देखें, it will repeal the the Identification of Prisoners Act of 1920. ये आपका आ जाता है। It expands the scope of measurements to include iris, signature, handwriting and biological samples. The records can be stored for 75 years. मैंने आपको बताया था कि it allows you to collect information। तो information कौन कौन सी कलेक्ट करी जा सकती है? iris यानी कि आंखों की जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स होते हैं, signature also, handwriting and even biological samples, ये आप कलेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड फॉर 75 ईयर्स। अरे भाई 75 ईयर्स तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नहीं है, पर 75 ईयर्स के लिए आप स्टोर कर रहे हो। इट ऑल्सो प्रोपोजेस टू रिकॉर्ड द डिटेल ऑफ पर्संस डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, बट दिस कैन बी मिसयूज्ड। ये ओपोजिशन का मेन आर्ग्यूमेंट है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर, यानी कि होता है कि जब तक आपने क्राइम करा भी नहीं, बट आपको एप्रीहेंशन है कि कोई इंसान आपका क्राइम करने वाला है, तो आप उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले ही डिटेन कर लेते हैं। बट ऑपोजिशन पार्टी कहती है कि इसको मिसयूज करा जा सकता है। तो यानी कि कोई भी आपका पॉलिटिकल एडवर्सरी है जो आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको पहले ही जेल में डाल दिया और उसकी इंफॉर्मेशन आपकी ट्रैक कर ली और उसको ट्रैक कर सकते हैं आप। If a person with no criminal background is released without trial or acquitted by the court, all records shall be destroyed. ये है कि अगर कोई भी इंसान जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है एंड इज रिलीज विदाउट ट्रायल और एक्विटेड बाय द कोर्ट, तो उसका रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब हम इन प्रोविजंस को एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो 1920 का एक्ट है प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन वाला, उसमें क्या इश्यूज थे और इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट द डिटेल अबाउट कन्विक्ट्स एंड पर्संस, द एक्ट परमिट्स द कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स
and specified details about convict and other persons including fingerprints and footprint impression. तो पहले इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे? फिंगरप्रिंट हो गया, फुटप्रिंट हो गया, उसको आप कर सकते थे. द बिल एक्सपेंड्स द डिटेल दैट कैन बी कलेक्टेड विच इंक्लूड्स पाम प्रिंट इंप्रेशन. वो तो है ही, आपका फिंगरप्रिंट के साथ आपका पाम भी आ गया. ये आपका पाम होता है, ये आपकी फिंगर्स होती हैं, तो इसको भी आपका कलेक्ट कर सकते हैं. इरिस एंड रेटिना स्कैन्स, तो यानी कि आपकी आंखों की डिटेल्स. बिहेवियरल एट्रीब्यूट सच एज सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, तो आप यानी कि आप साइन करते हैं, हैंड राइटिंग होते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, आपका कलेक्ट कर सकते हैं. अदर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल सच एज ब्लड, सेमेन, हेयर सैंपल्स एंड स्वैब्स एंड देयर एनालिसिस. तो आपका स्वैब जो होता है, आपका कोरोना वायरस के टाइम पे स्वैब कलेक्शन काफी हुआ था, तो उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं. सो अगेन, so this like जो point है आपका might appear to be very important from the mains point of view, but again a MCQ can be framed out of this from the prelims point of view. हो सकता है वो एक 4 स्टेटमेंट दे दे कि इसमें से कौन कौन से सैंपल्स आपके कलेक्ट कर सकते हैं. तो पाम प्रिंट इंप्रेशन लगेगा, इरिस एंड रेटिना स्कैन भी लग जाएगा, पर लगेगा शायद सिग्नेचर वगैरह हैंड राइटिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो पर वो भी करते हैं. एंड आपका जो बाकी आपके बॉडी सैंपल्स हो गए, हेयर सैंपल्स, ब्लड, सीमेन, ये सब भी आपका कलेक्ट कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, ये आपके चारों पॉइंट्स हैं आपके जो कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो कौन कौन सी डिटेल कन्विक्ट्स के बारे में आपकी कलेक्ट करी जा सकती है, वो ये है आपकी, और क्या पुराने एक्ट में थे. नाउ अब हम बात करते हैं पर्सन हुज डिटेल में बी टेकन. सो एज पर द एक्ट, अगर हम पुराने एक्ट की बात करें, फॉलोइंग पर्सन्स में बी रिक्वायर्ड टू गिव फोटोग्राफ्स. अब अगर हम बात, पहले तो हमने बात करी थी कि डिटेल्स के बारे में, क्या डिटेल्स हम कैप्चर कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं. अब अगर हम बात करें कि किन की डिटेल हम कैप्चर कर सकते हैं, तो पहले ओरिजिनल एक्ट में 1920 के एक्ट में था, पर्सन कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस पनिशेबल विद मिनिमम ऑफ 1 year ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, पर्सन ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर और मेंटेनिंग पीस अंडर द CRPC ऑफ 1973, person arrested in connection with an offense punishable with at least 1 year of rigorous imprisonment. तो मेनली आपका 1 year of rigorous imprisonment के कंटेक्स्ट में ही आपका उनको डिटेल्स कलेक्ट करी जा सकती है. बट ये जो बिल है, ये आपकी जो पहले प्रोविजन थी वो 1920 की थी, पर अब हम जो 2022 का 100 साल हो गए भाई, दो बाद आपका इसको अमेंड करा जा रहा है या फिर रिप्लेस कर रहे हैं. इट वाइडन्स द एम्बिट ऑफ सच पर्सन्स टू इंक्लूड ऑल कन्विक्ट्स. ऐसा कोई यहाँ पे आपका रिगरस इंप्रिजनमेंट 1 साल का वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है. ऑल कन्विक्ट्स, अरेस्टेड पर्सन, एक तो होता है कि आपको अरेस्ट करा जाता है पर फिर भी आप कन्विक्ट नहीं हो, आपको अरेस्ट कर दिया गया है पर फिर भी लग रहा है कि यार आपने क्राइम करा है, फिर आप जुडिशरी में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और फिर आपको कन्विक्ट डिक्लेयर करा जा सकता है. तो सारे कन्विक्ट्स विदाउट एनी आपका कितने साल की उसको पनिशमेंट दी जा रही है, इवन द अरेस्टेड पर्सन एज वेल एज पर्सन्स डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. ये सबसे कंट्रोवर्शियल है, और अगेन ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, विच टाइप ऑफ पर्सन्स, किन की डिटेल आपकी कैप्चर करी जा सकती है. ओनली द कन्विक्टेड पर्सन्स, पर्सन्स हु आर जनरल अरेस्टेड, और इवन द पर्सन्स हु आर डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, तो उनकी भी डिटेल आपकी कैप्चर करी जा सकती है. अरेस्टेड पर्सन्स विल नॉट बी ऑब्लाइज्ड टू गिव देयर बायोलॉजिकल सैंपल्स. मैंने आपको सेकंड कैटेगरी बताई है अरेस्टेड पर्सन की, तो मैंने बताया था काफी सारी डिटेल्स आपकी कैप्चर कर सकते हैं, इरिस स्कैन, हैंड राइटिंग वगैरह, पर जो बायोलॉजिकल सैंपल्स है अरेस्टेड पर्सन्स को, तो दे आर नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन दैट दे हैव टू प्रोवाइड देयर आपका हेयर, सेमन या फिर आपकी कुछ और भी आपका यूरिन हो गया, तो ऐसे बायोलॉजिकल सैंपल्स इनको प्रोवाइड नहीं करे, मतलब दे आर नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट मैंडेटरी अनलेस दे हैव कमिटेड एन ऑफेंस अगेंस्ट अ वुमन और अ चाइल्ड. तो यानी कि जो सेक्सुअल क्राइम्स अगर आपके हो गए, उसी कंटेक्स्ट में आपका हेयर हो गया, सेमन हो गया, वो सैंपल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तब भाई आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं. और अब ऑफेंस पनिशेबल विद द मिनिमम ऑफ 7 years ऑफ इंप्रिजनमेंट. तो अगेन पहले हमने बात करी व्हाट काइंड ऑफ सैंपल्स कैन बी कलेक्टेड, दूसरी बात हमने बात करी व्हाट काइंड ऑफ पीपल, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये हमने बात कर ली, 2 पॉइंट बात कर लिया. अब हम करते हैं रिटेंशन ऑफ डिटेल. मैंने आपके स्टार्टिंग में ही बताया था कि द बिल टॉक्स अबाउट 3 थिंग्स, कलेक्टिंग ऑफ सैंपल्स, स्टोरिंग ऑफ सैंपल. कलेक्टिंग हो गया, एक बार तो एक्वायर कर लिया, फिर उसको स्टोर करना होता है आपका डेटा बैंक में. जैसे आपने हो गया, कहीं से आपने काम करा और उसका आपको पैसा मिला, दैट इज कलेक्टिंग मनी. देन इट्स स्टोरिंग मनी. स्टोरिंग मनी मींस आपका आप बैंक में डाल दिया. इसी तरीके से आपका कितने टाइम तक ये डिटेल्स को रिटेन करना है, स्टोर करना है. द बिल रिक्वायर्स द डिटेल्स कलेक्टेड टू बी रिटेन्ड इन डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर 75 years, 75 साल फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन. सो 75 years. अगेन यहां पे भी क्वेश्चन बन सकता है that for how long the details have to be stored. 75 years
50 years, 75 years or 100 years from the date of collection. The record may be destroyed in case of persons who have not been previously connected. Again, बट कुछ केसेस में 75 ईयर से पहले ही ये रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इन विच केसेस पर्सन्स हु हैव नॉट बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, उस केस में, एंड आर रिलीज्ड विदाउट ट्रायल, डिस्चार्ज और एक्विटेड बाय द कोर्ट आफ्टर एग्जॉस्टिंग लीगल रेमेडीज. तो यानी कि आपको अरेस्ट करा गया पर आपने पहले, आपको इसमें कोई आपका इशू नहीं था, आपको कन्विक्ट नहीं करा गया था, तो उस केस में आपका रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करा जा सकता है. या फिर आपको अरेस्ट करा पर आपको रिलीज कर दिया गया, तो उस केस में भी आपका रिकॉर्ड आपका डिस्ट्रॉय करा जा सकता है. अ कोर्ट और अ मजिस्ट्रेट मेक डायरेक्ट द रिटेंशन ऑफ डिटेल इन केस ऑफ सच पर्सन आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग. तो यहां पे आपका कोर्ट और मजिस्ट्रेट अगेन ये ऑर्डर दे सकता है कि अगर वहां पे रिक्वायर्ड है कि इसको डेटा को स्टोर करना है, तो वो आपका ऑर्डर पास कर सकता है विद टू रिटेंशन. तो हमने बात कर ली कि व्हाट काइंड ऑफ सैंपल्स. सेकेंड पॉइंट वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पीपल, हमने बात करी कि किनका डेटा आपका स्टोर करा जा सकता है. थर्ड हमने बात करी रिटेंशन की ड्यूरेशन, दैट वाज 75 इयर्स. अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस टू गिविंग डिटेल्स के बारे में. As per the bill, resistance or refusal to give details will be considered as an offense under Indian Penal Code of 1860. So, for example, इस bill के अंदर if you are convicted, then you are bound to give all kind of details except आपका body samples, जो मैंने आपको बताया था hair और semen हो गया, उसको छोड़ के बाकी सारी डिटेल्स आपको देनी ही पड़ेंगी. अगर नहीं देंगे तो फिर उसके बाद और पेनल्टी लगेगी, फिर उसके बाद दोबारा से आपको जेल में डाल दिया जाएगा. तो ये ऑफेंस है. In case of refusal, police officers or prison officers may collect details in the manner prescribed under rules. तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे एक और पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल काफी ज्यादा आ जाता है. तो रेजिस्ट नहीं कर सकते आप डिटेल्स को, आपको रिटेन करना ही पड़ेगा, आपको डेटा प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. अगर आप रेजिस्ट करेंगे अपना डेटा प्रोवाइड करने के लिए, तो अगेन आपको पनिशमेंट देगी. एंड दे कैन रिकोर्स टू अदर मींस, जो आपको मेंशन करा जाएगा, वो अपने तरीके से डिटेल निकालेंगे. देन हु आर द पर्सन्स ऑथराइज्ड टू कलेक्ट डिटेल्स. हमने ये तो बात कर ली कि इनकी डिटेल्स निकालनी है, पर ऐसे कौन से लोग हैं जो डिटेल्स कलेक्ट करेंगे. अंडर द एक्ट डिटेल्स में बी कलेक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर्स हु आर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन. स्टेशन ऑफिसर का हो गया. कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर द सीआरपी, ऐसे लोग, और एटलीस्ट एट द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर. ये ऐसे लोग हैं जो डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं. स्टेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अंडर सीआरपीसी, और एटलीस्ट एट द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर. और अगर हम बात करें, द बिल परमिट्स द कलेक्शन ऑफ डिटेल्स अबाउट स्पेसिफाइड पर्सन बाय आइदर प्रिजन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ वार्डन और अ पुलिस ऑफिसर. तो ये आपका पॉइंट हो गया. अब हम बात करते हैं पावर ऑफ मजिस्ट्रेट. Under this bill, a magistrate may direct a person to give details for the purpose of an investigation under CRPC. ये है आपका. बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका एनसीआरबी के कंटेक्स्ट में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कौन सी एजेंसी में है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, तो आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर. तो एनसीआरबी को बहुत ज्यादा पावर दी जाती है टू कलेक्ट द डिटेल्स अबाउट द पर्संस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेटर और अदर एजेंसीज. Further, they have to notify agencies to collect and share details about specified person in their respective jurisdiction. तो एनसीआरबी को बहुत ज्यादा इसमें पावर दी गई है. They can store and destroy the bill about specified person, process the details with relevant criminal records. So storing, collection और analyzing की जो भी आपकी conditions है वो एनसीआरबी डील करेगा. साथ में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इंसान अपनी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करता तो उसको क्रिटिसाइज करा जाएगा और उसको फोर्सफुली आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी अंडर द रूल्स गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट. सो द एक्ट वेस्टेड रूल मेकिंग पावर. इनिशियली जो एक्ट था आपका 1920 का, उसने सिर्फ रूल मेकिंग पावर आपकी स्टेट गवर्नमेंट को दी थी, बट ये जो बिल है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पूरी पावर देता है ऑन वेरियस मैटर्स, दैट इज कलेक्टिंग डिटेल्स एंड द मैनर ऑफ कलेक्शन, स्टोरेज, प्रिजर्वेशन. तो यानी कि ये आपका फेडरलिज्म पे भी आपका इंपैक्ट है. इसमें अगर हम बात करें, अगर क्रिटिकल एनालिसिस में बात करें, तो अब ये हमने इसकी की प्रोविजन बता दी. ये सारा तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, इसमें क्वेश्चन बन सकता है. बट व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस बिल. मेन ऑब्जेक्टिव वही था कि 1920 से 2022 में भाई 102 साल हो गए, टेक्नोलॉजी काफी इवॉल्व हो गई है. तो अगेन सिर्फ फिंगरप्रिंट वगैरह की जरूरत नहीं है, आपके पाम प्रिंट हो गया, हैंड राइटिंग को एनालाइज करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका रेटिना, उसका स्कैन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये सब पॉइंट्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये टेक्नोलॉजीज हमको टाइम के साथ इवॉल्व होना चाहिए. ये सिर्फ टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए ये बिल इंपॉर्टेंट है. तो इनको
इनकॉर्पोरेट करना है, बट ये बिल बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा जा रहा है। एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट बताया था कि अपार्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन द पावर टू आपका कलेक्ट द इंफॉर्मेशन उसके रूल्स बनाने के लिए, तो फेडरलिज्म पे इंपैक्ट हो गया। दूसरा, देयर इज अ लैक ऑफ क्लैरिटी। फॉर एग्जाम्पल, बिल कहता है इट प्रोवाइड्स फॉर कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स फॉर कन्विक्ट्स एंड अदर पर्सन। अभी कन्विक्ट्स एंड अदर पर्सन में अदर पर्सन क्या है? पॉलिटिकल डिटेनी हो गया, पॉलिटिकल प्रोटेस्टर हो गया, दो कन्विक्ट भी नहीं है, तो उस कंटेक्स्ट में इसको मिसयूज करा जा सकता है। अदर पर्सन के अंदर आपकी, मेरी, किसी की भी डिटेल्स ये कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये इस पे क्लैरिटी नहीं है, एम्बिगुअस है। द बिल विच implied द यूज ऑफ फोर्स इन कलेक्शन could also lead to narco analysis and brain mapping। अगेन नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग पे वैसे भी अभी काफी कंट्रोवर्सी है कि वेदर दे आर इनइफेक्टिव और नॉट, वेदर दे आर इफेक्टिव और नॉट। और दूसरा, राइट टू प्रिवेसी का भी कंटेक्स्ट आ जाता है। तो फोर्सफुली आप किसी की भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्लैरिटी है नहीं, फेडरलिज्म पे इंपैक्ट हो रहा है। साथ में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 23 के भी अगेंस्ट हो सकता है, विच इज अ फंडामेंटल राइट दैट गारंटीज द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो मैंने आपको बताया था कि नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग के कंटेक्स्ट में लाई डिटेक्टर के यूज करके आपको आर्टिकल 23 की वायलेशन है। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो अगर आपने कुछ क्राइम कमिट कर रहा है तो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता आपके ही अगेंस्ट विटनेस बनाने के लिए, पर अगर हम नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग करेंगे तो आर्टिकल 23 की वायलेशन होगी। तो इस पे भी काफी कंट्रोवर्सी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका ये कहता है आपका कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है एंड थस इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर पुत्तासामी जजमेंट। द बिल ऑल्सो, apart from that, the bill also brings to focus right of prisoners and right to be forgotten, since biometric data can be stored for 75 years। right to forgotten एक नया right है जिसमें आप अपना डेटा ऑनलाइन अपना डिलीट कर सकते हैं, ये राइट टू बी फॉरगेटन है। तो उस कंटेक्स्ट में भी कंट्रोवर्सी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका राइट टू प्रिवेसी, जिसके बारे में मैंने पुत्तासामी जजमेंट आपको मेंशन करी है। तो इन पुत्तासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आई थिंक 2018 में शायद हुआ था ये, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक 2018 के अराउंड टाइम पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग पास करी थी जिसमें राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ में इन्होंने कहा था दैट एनी स्टेट एक्शन इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट टू प्रिवेसी नीड्स टू बी बैक्ड बाय अ लॉ। और ऐसे लॉ बनाने के लिए जो राइट टू प्रिवेसी को इन्फ्रिंज कर रहा है उसके लिए 3 फोल्ड टेस्ट है। अब ये 3 फोल्ड टेस्ट क्या है? फर्स्ट, एनी एक्टिविटी मस्ट बी बैक्ड बाय अ लॉ। अगर आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जो आप राइट टू प्रिवेसी को आपको इन्फ्रिंज कर रहा है, दैट शुड बी बैक्ड बाय अ लॉ। सेकंड, द स्टेट मस्ट हैव अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट टू ब्रिंग सच अ लॉ दैट कोलाइड्स विद फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट का कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो ऐसा लॉ बना सकते हैं फंडामेंटल राइट को वायलेट करने के लिए। थर्ड, द स्टेट्स इन्फ्रिंजमेंट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू इट्स एम। ऐसा नहीं है कि अगर राइट टू प्रिवेसी पे आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लिमिटेड इन स्कोप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपका इन्फ्रिंज कर ले। तो ये था आपका बिल का एनालिसिस। तो मैंने आपको बिल के बारे में बताया, कौन से बिल को आपको एक्ट को रिपेल करने की बात कर रहा है, उसके फीचर्स बताए, उसका सिग्निफिकेंस बताया, अथॉरिटीज बताई, उसके अंदर किस किस का सैंपल कलेक्ट करा जा सकता है और क्या किस टाइप का सैंपल आपका कर सकता है, सिग्निफिकेंस बताई, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने आपका क्रिटिसिज्म बताया, जिसमें मैंने आपके फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21, राइट टू प्रिवेसी, आर्टिकल 23 आपका हो गया। तो ये सारे राइट्स मैंने आपको बताया, राइट टू फॉरगेटन, फिर पुत्तासामी जजमेंट और उसके 3 फोल्ड आपका टेस्ट है। तो ये मैंने आपकी काफी डायमेंशंस बताई। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, then do press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias on various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, and YouTube. We are also present on like आप हमारे फोन नंबर पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। The phone number is 9319057600. If you have any query, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.